हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जोहार। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला आशीष कुमार। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लोग के लिए नहीं अल्टरनेट क्लास में आपको भारत का स्टैटिक जीके का क्लास लेके आऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने इससे पहले कुछ क्लास लिया था और मैं देखिए आपके लिए फिर आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पहले भी जो आपको वीडियो मैंने अपलोड किया यूट्यूब पर, आप उसको देख के आ रहे होंगे ताकि आपकी समझ अच्छे से बने। अगर आप पिछले क्लास को आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि उस क्लास को आप जरूर एक बार देख के आइएगा, ताकि चूंकि हम लोग नया बुक शुरू किए थे। अब बुक का नाम था इंडियन पॉलिटी, ठीक है। अग्रवाल डिपो बुक कार्ट है हमारा, ठीक है। उन्हीं के माध्यम से मैंने आपको पॉलिटी शुरू किया था। तो उम्मीद करते हैं आप उस वीडियो को देख के आए हैं ताकि अच्छे से समझ में आपको आएगा सर। चलिए, पिछले मैं सर आपको बुक दिखाता हूं। यही मैं इसी बुक से पढ़ा रहा हूं आपको। बुक का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ट। अग्रवाल एग्जाम कार्ट है ना सर। और देखिए बहुत शानदार बुक है, मैंने यहाँ पे लगाया भी है आपको, यहाँ पे है ना आपका। और देखिए मेरे यहाँ पे बुक है और ठीक है, बुक अच्छी बुक है। मैं स्टैटिक जीके के लिए है, भारत का स्टैटिक जीके के लिए बुक है हमारे, ठीक है। वो शानदार बुक है ना। और अगर आप इस बुक को परचेज कर लीजिए, सब इसको है मैंने सिलेबस के लिए इस वीडियो बना दिया है एक आपका यूट्यूब पर, देख लीजिए जाके। सारा कुछ है, इतिहास है, कला संस्कृति का, भूगोल है, इंडियन पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है हमारा, और विविध भी है हमारा, मिसलेनियस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसी बुक के माध्यम से आपको आज पढ़ाऊंगा। इससे पहले ही मैंने इस बुक के माध्यम से पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब के लिंक दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं सर। बुक का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ट हमारा। तो चलिए सर हम लोग कीमती है, हम लोग बिना समय गवाए हुए, ठीक है, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैं थोड़ा मार्कर देता हूँ, मेरे पास मार्कर आ गया, ठीक है सर। हम लोग क्लास शुरू करते हैं सर, ठीक है। पता नहीं, हाँ सर मेरे पास मार्कर है, ठीक है। चलिए मैं निकालता हूँ सर। देखिए मैं इसी का पीडीएफ है ना, मैंने पीडीएफ बना के यहाँ पर लाया है आपके लिए। और देखिए यही अध्याय 34 है हमारा, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। तो मैं यहीं से टॉपिक स्टार्ट किया हूँ। टॉपिक का नाम है क्या हमारा, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि हम लोग सबको अच्छे से देख सके और हम लोग उसको अच्छे से पढ़ सकें सर, ठीक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, हल्का सा इसको छोटा करूंगा, हल्का सा ये सर है ना। चलिए हम लोग बाद में जाएंगे, चौथा अनुसूची का अनुच्छेद को बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं सर, ठीक है। चलिए, जितने भी लोग सर नए जुड़े होंगे तो देखिए मैं एक बुक स्टार्ट किया था और बुक का नाम था हमारा इंडियन पॉलिटी। बुक का नाम क्या है हमारा, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। मैं लिखता हूं उसको, हाँ, बुक का नाम था हमारा इंडियन पॉलिटी, जिसको लोग बोलते हैं भारतीय संविधान। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको लोग बोलते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था आपका, भारत की महत्वपूर्ण अनुसूचियां, कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। मैंने उसको अच्छे से बढ़ाया था आपको, 20-25 मिनट का वीडियो है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चलिए, इंडियन पॉलिटी का हमारा दूसरा पार्ट हो गया आज। इसका टॉपिक का नाम क्या है हमारा, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। तो हम लोग इसको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग संविधान के बैकग्राउंड में चलते हैं। हम लोग बात करेंगे सर, हमारा जो मूल संविधान था, हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग बात करते हैं 26 जनवरी 1950 का, जब संविधान हमारा लागू हुआ था। उस दिन जो क्या हुआ था, हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद को लागू किया गया था, और मतलब सबको और भाग को लागू किया गया था। तो मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो आपको याद रखना है कि मूल संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग थे, ठीक है। मूल संविधान में 22 भाग थे हमारे। वर्तमान में कितने भाग हैं, तो आपको लिखना होगा कि वर्तमान में 25 भाग हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। याद रखिएगा, यहाँ से भी ढेर सारे प्रश्न एग्जाम में आपसे स्ट्रैटेजी के रूप में पूछ लिए जाते हैं कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो आपको बताना है 22 थे। वर्तमान में कितने, तो बताना है आपको 25 भाग है। अब इसी 25 भाग को हम लोग एक पे कर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे मैं भाग 1 आज निकाया हूँ। भाग 1 में क्या हमारा, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या हम लोग आज भाग 1 और भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग भाग 2 में भारत की नागरिकता, ठीक है। तो लोग पढ़ेंगे भाग 1 भाग 2, फिर हम लोग कल से नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे भाग 3 को। तो हम शुरू करते हैं सर, ठीक है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, भाग मूल संविधान में 22 भाग, वर्तमान में 25 भाग है हमारे। चलिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसका जिक्र कौन से भाग में है, आपको लिखना है। हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 1 में, इसको ऊपर लिखता हूं, भाग 1, ठीक है। भाग 1 में दिया हुआ है हमारा संघ एवं इसके
राज्य क्षेत्र हमारा। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है हमारा। ठीक है, अगर आर्टिकल की बात करेगा कि जो भाग 1 है संघ है उसको राज्य क्षेत्र, ये कहां से कहां तक अनुच्छेद आते हैं इसमें, तो याद रखिएगा आर्टिकल सर, आर्टिकल में आर्टिकल को शॉर्ट में लिखता हूं सर, चाहे पूरा लिख देता हूं। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र में हमारे अनुच्छेद आते हैं हमारे, हम लोग एक करके पढ़ते हैं हमारा। ठीक है, चलिए तो पहला अनुच्छेद में क्या दिया गया है, तो पहला में दिया गया है सर संघ का नाम और राज्य क्षेत्र हमारा। मैं इसको हटा देता हूं सर, संघ का राज्य संघ का नाम और राज्य क्षेत्र हमारा। तो संघ मतलब क्या होता है, तो जब भी आपको कभी संघ का नाम मिल जाएगा तो आपको याद रखना है संघ का मतलब होता है देश। संघ का मतलब क्या होता है, ये देश स्तर की बात कर रहा है। संघ जैसे वर्ड आपको समझ में आएगा तो आप समझिएगा कि संघ मतलब केंद्र की बात कर रहा है, केंद्र मतलब देश की बात कर रहा है। तो संघ मतलब पूरा देश की बात कर रहा है और उसके अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं उसकी बात कर रहा है। तो आपको मालूम है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा और भी अनुमान लगाना है अच्छे से स्ट्रैटेजी के पढ़ते समय कि सर मुझे बताइए जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था उसमें कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे सर। ठीक है, तो मैं दोनों बात लिख देता हूं, आपको याद रखिएगा। पहले पूछेगा आपसे कि अनुच्छेद 1 में क्या है, तब बोलिएगा कि अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, माने देश की बात की गई है और भारत के राज्य की बात की गई है। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिखूंगा, देखिएगा हमारा कि स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें भारत में कितने राज्य थे, तब बताइएगा सर। उसमें भारत में है ना 14 राज्य थे और यूटी कितने थे, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने थे उसमें, यूनियन टेरिटरी हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो कितने थे उसमें, तो उसमें थे हमारे 6 थे हमारे। स्टार्टिंग की बात की है। अगर वर्तमान की बात करेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तब क्या बताइएगा सर कि वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, और यूटी कितने हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं हमारे। आपको मालूम है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। ठीक है हमारा, और ठीक है हमारे 8 हो गए हमारे। ठीक है, देख लीजिएगा हमारे सर, ये हमारे 8 है हमारे केंद्र शासित प्रदेश हमारे। तो भाग 1 हो गया। भाग 1 में क्या है हमारा, राज्य के बारे में और देश के बारे में है। चलिए भाग 2 के बारे में, अनुच्छेद 2 के बारे में, अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ते हैं सर। उसमें क्या दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब भारत में जो है ना कोई राज्य प्रवेश करेगा, ठीक है, उसके बारे में था हमारा। जैसे कि मान लीजिएगा कि जब मान लीजिए सर जिसकी शुरुआत में 14 राज्य थे, ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य हो गए। तो आखिर हुआ कैसे ही, तो हुआ ऐसे कि सर मतलब बाद में जो है कुछ न कुछ नए राज्य का नाम निर्माण किया गया हमारा। ठीक है, और क्या हुआ था कि जैसे कि शुरुआत में देशी रियासत था हमारा, तो देशी रियासत क्या था, पहले अपने मन से थे, मतलब वो चाहते थे तो भारत में आ सकते थे, चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे। तो कहाँ होगा, उनके लिए जगह छोड़ दिया गया हमारा क्लास 2 में कि अगर उनको मन करे कभी भारत में आने के लिए तो भारत में आ सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में जिक्र किया गया है, नए राज्यों का भारत में प्रवेश की बात किया गया अनुच्छेद 2 में। 3 में क्या दिया गया है, 3 में सर ये अनुच्छेद 2(1) ये खत्म हो चुका है, मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। अनुच्छेद 2(1) है ना आपका, सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा गया, फिर इसको निरस्त कर दिया गया, मतलब इसको हटा दिया गया। तो आपको इसको नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाता है। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, भारत में नए राज्यों का जन्म होता है, नए राज्य बनते हैं, उनके नाम का परिवर्तन होता है, ठीक है, उनकी बाउंड्री चेंज होती है, उस सब का जिक्र कहां दिया गया था, उस सब का जिक्र दिया गया आपका अनुच्छेद 3 में दिया गया है हमारा। नए राज्यों का जन्म, ठीक है, और उसकी बाउंड्री में चेंज, उसका नाम बदलना, उस सब कहां जिक्र दिया गया है, अनुच्छेद 3 में दिया गया है। तभी देखिएगा कि स्टार्टिंग में 14 राज्य थे, वर्तमान 28 राज्य हुआ। आखिर हुआ कैसे, क्योंकि 15वां राज्य बना, 16वां राज्य बना, 17वां राज्य बना, राज्य बनते गए, तो आपको मालूम है वर्तमान में 28 राज्य हो गए हमारे। ठीक है, ऐसे 29 राज्य हो गए थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर राज्य से क्या हो गया हमारा, यूनियन टेरिटरी बन गया, इसलिए वर्तमान में 28 राज्य हो गए हमारा। तो ये यहाँ पे दिया गया है हमारा, है ना, मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ उसको, क्या नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, एरिया की बात किया गया, घटाना बढ़ाने के सेंस में, सीमा, बाउंड्री और नाम परिवर्तन, नाम हम लोग बदल सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है सर, मैं एक बात और बात करूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए, ठीक है, कि नए राज्य को बनाना है, नए राज्य को बनाना है तो नए राज्य कौन बना सकता है। 2 प्रश्न आता है हमारा कि विधानमंडल बना सकती है या फिर संसद बना सकती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी नया राज्य बनने की बात आएगा तो कौन बना सकता है, संसद को अधिकार है कि नया राज्य बना सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे किसको अधिकार है सर, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि नए राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है, तो आपको याद रखना है संसद को अधिकार है। किसको, संसद को, पार्लियामेंट को अधिकार है कि नए राज्य बना सकता है। जैसे देखिएगा कि जब तेलंगाना बनने की बात हुई थी, आपको मालूम है कि भारत का 29वां राज्य कौन है,
तेलंगाना है। तो तेलंगाना के जब बनाने की बात हुई थी, तो जब संसद ने उनसे पूछा, ठीक है, कि हम लोग आंध्र प्रदेश को अलग काट कर एक राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं जिसका नाम है तेलंगाना, तो उसमें आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी उसने क्या किया था, उसने अपोज किया था, विरोध किया था कि नहीं आंध्र प्रदेश ठीक है, एक ही राज्य रहने दीजिए, 2 राज्य मत बनाइए। लेकिन बाद में क्या हुआ, संसद ने उसको मतलब जनता के हिसाब से, जनता की आवाज थी कि आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बनना चाहिए, तो एक राज्य बना सर आपको, क्योंकि विशेषाधिकार किसके पास है, संसद के पास है। नया राज्य बना सकता है या नहीं बना सकता है हमारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी पूछता है, आपको इसको याद रखिएगा सर। चलिए अनुच्छेद 4 की बात करते हैं हमारा। तो इसमें क्या दिया गया, देखिए इसमें उतना आपको ज्यादा अनुच्छेद 4 से पूछता नहीं है, अनुच्छेद 1 से पूछता है, 2 से और 3 से पूछता है हमारा, ठीक है। 4 से वो नहीं पूछता है। ये बस इसमें ये लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे संविधान में जो संशोधन होता है ना, अनुच्छेद 368 के तहत होता है, उसी की इसमें बात किया गया है हमारा सर, ठीक है। अनुच्छेद 2 और 3 में जो संविधान संशोधन होगा ना, वो अनुच्छेद 368 के तहत ही होगा, इसमें इसका जिक्र किया गया है हमारा, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ आपके काम का नहीं है, इसको चिंता लेने की बात नहीं है। फिर से हम रिपीट करते हैं, देखिएगा सर, हम लोग अनुच्छेद 1 पढ़े, इसमें क्या पढ़े, देश का नाम और उसके राज्य के बारे में पढ़े हम लोग। 2 में क्या था कि नए राज्य का प्रवेश हो सकता है भारत में, ठीक है, जो अलग हट गए थे या पाकिस्तान चले गए थे तो भारत में आ सकते हैं नए राज्य के। तीसरा में क्या था हमारा, तो तीसरा में नया राज्य बन सकता है, ठीक है, उनका नाम बदल सकता है, उनकी बाउंड्री चेंज हो सकती है। किसको अधिकार है, संसद को अधिकार है। तो ये सब भाग 1 था हमारा। भाग 1 में क्या दिया गया हमारा था, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। भाग 1 समझ के आ गए आपको, तो हम लोग चलते हैं भाग 2 की ओर, ठीक है। ये देखिए हमारी नागरिकता है, और नागरिकता में क्या दिया गया है, ये नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में है, तो आपको मालूम है कि भाग 2 में है। बहुत प्रश्न पूछता है इससे कि भाग 2 में क्या दिया गया है, तो बताना है कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। किसका सर, भाग 2 में जो है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता, मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या बोलेंगे इसको, नागरिकता को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सिटीजनशिप लिखते हैं हम लोग, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप लिखते हैं इसको हम लोग, किसको, नागरिकता को, ठीक है। हम भारत के नागरिक हैं, हमको क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के क्या अधिकार है, भारत की नागरिकता को हटाने से क्या मतलब कैसे क्या क्या मूल अधिकार है, ठीक है, उस सबका उल्लेख हम लोग का नागरिकता मिलता है हमको, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है हमारा कि नागरिकता में अनुच्छेद कहां से कहां तक दिया गया है, तो याद रखना है नागरिकता में जो है ना, अनुच्छेद 5 से शुरू होता है आर्टिकल, ठीक है, 5 से शुरू होता है, कहां तक चलता है, 11 तक चलता है हमारा। जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े थे अभी भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, उसमें कहां से कहां तक दिया गया था, तो 1 से 4 तक, 1 से 4 तक अनुच्छेद दिया गया था। भाग 2 में कहां से कहां तक, तो 5 से 11 तक हमारा दिया गया है। कहां पे, नागरिकता की बात करते हैं। 5 में क्या दिया गया है, पढ़ते हैं अनुच्छेद 5 में सर, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब इसमें सिंपल से आपको समझना है कि पूछेगा आपसे कि नागरिकता की परिभाषा का जिक्र संविधान किस अनुच्छेद में है, तब का बता दीजिएगा, भाग अनुच्छेद 5 में हमारा। किसकी भाषा, नागरिकता की परिभाषा। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नागरिकता की परिभाषा का जिक्र किया गया है, डिफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप का जिक्र कहां किया गया हमारा, अनुच्छेद 5 में किया गया है। चलिए 6 में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 6 और 7 को हम लोग एक जैसा याद करते हैं, ठीक है। मैं पहले इसको समझाता, मैंने पढ़ता हूं फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें दिया गया है 6 में कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ठीक है, समझ लीजिएगा। इसको पूछते हैं, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। देखिए ये थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज हो गया सर, मैं इसको अपने लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें क्या हो गया कि 6 में बताया गया है कि कोई भी लोग भारत की, जिससे कि आपको मालूम है कि आजादी के समय भारत में अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी, दंगा फसाद हो रहा था। क्यों कि भारत के लोग भारत में रहना चाह रहे थे, लेकिन इतना भीड़ भाड़ था, इतना दंगा फसाद हो रहा था कि कहां चले गए, विवश में पाकिस्तान चले गए। कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, लेकिन उनको ट्रेन में जगह नहीं मिला, सफर में नहीं, बस उस नहीं मिला, तो बहुत मारकाट हुआ, दंगा वगैरह हो गया, तो आना चाहते थे भारत में, लग रहा कि वहीं गए। तो उसी सेंस में दोनों को दिया गया है सर, कि जो लोग भारत आना चाहते हैं उनके लिए कुछ क्लाउज छोड़ा गया है 6 और 7 में। इसमें क्या किया गया है कि जो लोग आजादी के समय पाकिस्तान से कहां चले गए, इंडिया चले गए सर। पाकिस्तान से कहां आ गए, मतलब सर इंडिया से कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए सर। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग क्या होते हैं सर, इसमें 6 में यह है आपका कि जिससे कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे थे, लेकिन भीड़ भड़ाका की स्थिति में, दंगा की स्थिति में, मारपीट होने के हिसाब से वो लोग भारत नहीं आ पाए। आप एक मूवी देखे होंगे, मूवी का नाम है गद्दार एक प्रेम कथा। जैसे कि जो हीरोइन है उसमें अमीषा पटेल, वो भारत आना चाहते थे, उन लोग पाकिस्तान से, भारत से पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं जा पाते हैं। सिर्फ वैसी कंडीशन इसमें दिया गया 6 में हमारा, क्या कि कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ विवश मजबूरी के हिसाब से वो लोग भारत नहीं आ पाए, तो उनके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्लाउज 6 छोड़ दिया है, अनुच्छेद 6, कि भाई जो लोग बाद में उस समय नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में अगर उन लोग बाद में दोबारा है ना 1948 तक भारत आना चाहते हैं तो उन लोग आ
सकते हैं। इसमें ए दिया गया 6 में हमारा। पाकिस्तान से कहां आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं सर। मैं इसको लिख देता हूं, पाकिस्तान से कहां आना चाह रहे हैं? ये इंडिया आना चाह रहे हैं। थोड़ा समझिएगा इसको, पाकिस्तान से इंडिया आना चाह रहे हैं सर। सिर्फ साथ में क्या है हमारा कि कुछ लोग क्या था, जैसे कि मान लीजिए ट्रेन में बैठे, चाहे कुछ लोग मजबूरी विवश है ना भारत रहना चाह रहे थे, लेकिन भीड़ भड़का किसी से डर के माहौल से कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। उस समय का माहौल ऐसा था कि डर के कहां चले गए? इंडिया से कहां चले गए? इंडिया से चले गए उन लोग पाकिस्तान चले गए। ध्यान दीजिएगा सर, इंडिया से कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। लेकिन उनको बाद में मालूम चलता है कि नहीं सर मैं तो गलती से पाकिस्तान में आ गया हूं। ठीक है, चाहे हो सकता है ऐसे समझिएगा कि अपनी संपत्ति को लेने के पाकिस्तान गए होंगे और दोबारा भारत आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा क्लॉज छोड़ा गया है? अनुच्छेद 7 छोड़ा गया है। पहले इंडिया से कहां गए? पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से फिर कहां आना चाह रहे हैं? इंडिया आना चाह रहे हैं। उसका जिक्र कहां दिया गया? हमारा अनुच्छेद 7 में दिया गया है। हालांकि आपके एग्जाम से उतना इंपोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद कर लेना है सर। शुरुआत 6 में क्या था? पाकिस्तान से कहां है? इंडिया आना चाह रहे हैं। शुरुआत में क्या था? इसमें 7 में इंडिया से कहां गए? पाकिस्तान गए, फिर दोबारा कहां आना चाह रहे हैं? इंडिया आना चाह रहे हैं। तो यही पे 7 में दिया गया है हमारा। चलिए अनुच्छेद 8 की बात हम लोग करते हैं सर। अनुच्छेद 8 की बात करते हैं, है ना। अनुच्छेद, सॉरी बैटरी लो बता रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। हम लोग 8 में पढ़ेंगे सर कि मान लीजिए, है ना, इसमें दिया गया है अनुच्छेद 8 में कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा फोन कर लेता हूँ, चार्ज मोबाइल नहीं है लैपटॉप, उसके लिए थोड़ा सा रुकिए ना, हल्का सा 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ थोड़ा सा चार्ज नहीं लगाइएगा, चार्जर उसको, है ना, मैं क्लास ले रहा हूँ। शायद यहाँ पे है कहाँ चार्जर, देख लीजिएगा। चलिए सर, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ इसके लिए सॉरी सर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, थोड़ा लैपटॉप चार्ज नहीं था, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 8 के बारे में, अनुच्छेद 8 के बारे में। इसमें दिया गया है, ठीक है, कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 8 में कि मान लीजिए हम लोग भारत का नागरिक हैं, ठीक है, और भारत का नागरिक होने के बाद मान लीजिए हमको पढ़ने के लिए, अपना एजुकेशन के लिए हम लोग विदेश जाना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर हम भारत के नागरिक थे, कुछ हमको अपने रोजी रोटी के लिए, चाहे मेरा जॉब लग गया विदेश में, हमारा चाहे अमेरिका में लग गया, चाइना में, कहीं पे लग गया, मतलब भारत से बाहर हम कहीं मेरा जॉब लग गया, या भारत से बाहर मैं शिक्षा प्राप्त करने गया था, लेकिन दोबारा मैं भारत में आना चाह रहा हूं, है सर, मैं सिर्फ पढ़ने गया था, वहां की नागरिकता मैंने नहीं ली है, तो उसी के अधिकार के बारे में दिया गया अनुच्छेद 8 के बारे में कि भारत का कोई नागरिक अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए या फिर जॉब के लिए विदेश जाता है तो उसका नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहीं पे दिखा हुआ है सर, हमारा क्या लिखा हुआ है इसमें? हम लोग कहाँ गए? शिक्षा प्राप्ति के लिए गए। कहाँ गए? विदेश गए हैं हम लोग। कहाँ गए? विदेश गए हैं सर, या फिर जॉब के लिए गए हैं। कहाँ हम लोग गए? विदेश गए हैं, लेकिन नागरिकता हमने वहां की नागरिकता नहीं ली है, सिर्फ पढ़ने गए थे, पढ़ने के लिए 2 साल के लिए गए, फिर वापस आ गए, 3 साल के लिए गए, फिर वापस आ गए, ठीक है। जॉब करने गए, तुम्हारे जॉब कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, फिर हम लोग जॉब कर रहे हैं, फिर वापस आ जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं जॉब करने, फिर वापस आ जा रहे हैं, मतलब वहां की नागरिकता नहीं ली है सर, हमारे पास नागरिकता कहाँ की है? भारत की है, तो हमारी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। इसमें 8 में दिया गया है हमारा। चलिए 9 के बारे में बात करते हैं हम लोग। विदेशी राज की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का समापन। अब क्या इस 9 में क्या दिया गया है कि मान लीजिए हम लोग गए थे सर, पढ़ने गए थे हम लोग, ठीक है, हम लोग गए थे पढ़ने, मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ सर हल्का सा ना। हाँ सर, इसमें दिया गया है कि मान लीजिए हम लोग, अभी मैंने यहाँ बात किया कि जब शिक्षा के लिए हम लोग गए हैं विदेश में, लेकिन हमारे पास नागरिकता भारत की ही है, हमने विदेश की नागरिकता नहीं लिया है, तो हमारी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन आर्टिकल 9 में क्या है कि मान लीजिए पढ़ने गए थे विदेश में सर, थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग पढ़ने गए थे, शिक्षा प्राप्त करने गए थे विदेश में आर्टिकल 9 के तहत, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि अमेरिका अच्छा देश है, चाइना अच्छा देश है, तो हम लोग वहां की नागरिकता ले लिया। कहाँ की? विदेश की। हम लोगों ने अगर विदेश की नागरिकता ले लिया सर, किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया हम लोगों ने, तो हमारी नागरिकता निलंबित कर जाएगी, हमको भारत की नागरिकता से हटा दिया जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया है? भारत के नागरिकता के निलंबन के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? समापन मतलब निलंबन के बारे में दिया गया। कब?
कि हम लोग विदेश गए थे पढ़ने के लिए और वहां की नागरिकता हम लोगों ने ले लिया, तो हमारी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। 9 में है हमारा। चलिए 10 में हम लोग पढ़ते हैं सर। तो 10 में हमारा क्या है कि नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, मतलब भारत के नागरिकता को क्या क्या अधिकार दिया जाएगा उसका जिक्र कहाँ है हमारा, अनुच्छेद 10 में है हमारा है। ठीक है, कब तक ये रहेगा, ये हमारे नागरिकता के अधिकार कब तक रहेंगे, जब तक मान लीजिए हम भारत के अच्छे नागरिक हैं। अच्छे नागरिक कहने का मतलब क्या हो गया कि हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है, जैसे हम आतंकवादी विरोधी शामिल नहीं है, हम देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है, तब तक हमारी नागरिकता बनी रहेगी। जिस दिन मान लीजिए हम लोग का कहेंगे हमारे खिलाफ कोई केस हो जाएगा और हम लोग को देश विरोधी, ठीक है, देश विरोधी केस में हमारे देशद्रोह, ठीक है, हमारे ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाएगा। भाई देशद्रोह पर अच्छा वर्ड रहेगा, मैं इसको लिख देता हूं। अगर मान लीजिए हमारे खिलाफ देशद्रोह का केस लग जाता है, देशद्रोह समझ रहे हैं ना, हम देश के खिलाफ कोई काम किया आतंकवादी घटनाओं में, चाहे देश को बर्बाद करने में, ऐसा कुछ हम लोग कुछ शामिल होते हैं उसमें, तो भारत की नागरिकता रद्द की जा सकती है, याद रखिएगा यहाँ पे। लेकिन जब तक आप कोई ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं, देशद्रोह वाला कोई गलत काम नहीं करते हैं, तब तक आपकी नागरिकता बनी हुई रहेगी। यहाँ पे ए दिया हुआ है हमारा, कहाँ पे, अनुच्छेद 10 में दिया गया है हमारा सर। चलिए 11 में क्या दिया गया हमारा कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। इसमें क्या दिया गया है, संसद, याद कीजिएगा सर, संसद बहुत अच्छा चीज दिया गया है इसमें, है ना, नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा। मतलब ये बात बोला गया है इसमें अनुच्छेद 11 में कि संसद को लगता है कि नागरिकता में संशोधन करना है। भारत, जिसकी आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हो गया था, लेकिन लागू होने के बाद देखिए 1950 में लागू हुआ था, अभी 2024 चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर संसद को लगता है कि नहीं भारत की नागरिकता को में कुछ न कुछ संशोधन करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, तो कर सकती है। अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ ना भारत के नागरिकता में जो भी संशोधन करती है वो सिर्फ संसद ही कर सकती है, बाकी कोई भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 11 में ये दिया गया है हमारा, ठीक है सर, आप समझ लीजिएगा, है ना, किसको, संसद को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अगर किसी को मालूम नहीं है, अगर पहला क्लास कर रहे होंगे आप लोग पॉलिटी का, तो ध्यान दीजिएगा सर। संसद क्या होता है, तो संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है। मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं, अलग से आप लोग को लिख लीजिएगा। एक को लोग बोलते हैं लोकसभा, एक को लोग बोलते हैं लोकसभा, आप लोग को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। एक को लोग बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है, और एक को लोग बोलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा सर। संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा और एक का नाम है राष्ट्रपति। तीनों को मिलाएंगे तो ही क्या बनता है, हमारा संसद बनता है। और ये बहुत अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से जब बनता है हमारा कि संसद किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है हमारा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे भाग 1 भाग 2। मैं भाग 2 में थोड़ा सा हल्का सा बात और बताता हूँ आपको, भाग 2 में ना सर, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर अगले क्लास में हम लोग मूल अधिकार को पढ़ेंगे, आप लोग बने हुए रहिएगा। लेकिन मैं इससे पहले कुछ बातें और बताता हूँ सर। एक प्रश्न और आपसे पूछता है यहां से, ठीक है, यहां से प्रश्न पूछता है कि मुझे बताइए भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, तो आप बताइएगा सर, है ना। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, मैं इसको यहां लिखता हूं। पूछता है आपसे कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, तब बोलेगा 5 तरीके हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं सर। कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा सर। कौन कौन 5 तरीके हैं, मैं उसको 5 को लिख देता हूं, देखिएगा। पहला कौन हो गया हमारा, पहला हो गया जन्म से नागरिकता, जन्म से नागरिकता। दूसरा हो गया वंश से नागरिकता, मैं पहले इसको लिख देता हूं फिर मैं समझाऊंगा आपको। वंश से नागरिकता, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा सर पंजीकरण से नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, ठीक है। चौथा मैं लिखता हूं सर, है ना, चौथा मैं यहां पर लिख देता हूं। चौथा हो गया हमारा देशीकरण से नागरिकता, देशीकरण से नागरिकता, आप लिख लीजिएगा, देशीकरण से नागरिकता। 5वां हो गया हमारा विलय से नागरिकता, विलय से नागरिकता। ये 5 तरीके हो गए। फिर याद रखिएगा सर, पूछेगा आपसे प्रश्न कि नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके, तब बताइएगा। नागरिकता प्राप्त करने के भारत में 5 तरीका है। कौन कौन, हमारा जन्म से, शुरू से हम लोग जन्म से है नागरिकता, वो हमारा हो गया। दूसरा हो गया वंश से, हमारे पिताजी का नागरिकता भारत का था, ठीक है, हमको भी ऑलरेडी नागरिकता भारत के मिल जाएगा, ये वंश से नागरिकता हो गया। तीसरा क्या था, पंजीकरण से नागरिकता, ठीक है। मान लीजिए हम लोग भारत के नागरिक नहीं थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, अधिकारी के पास, और उसने हमको भारत की नागरिकता दे दी, तो वो हो गया हमारा पंजीकरण से नागरिकता।
चौथा क्या हो गया हमारा देशीकरण से नागरिकता। मतलब क्या हो गया, कोई विदेशी व्यक्ति भारत आया, ठीक है, और भारत आने के बाद जब वो नागरिकता ले लेगा तो कुछ कंडीशन होता है। कुछ कंडीशन क्या होता है कि उसको उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, और उसको हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं ना, मैं 8वीं अनुसूची पढ़ाया था मैंने आपको इसके पिछले क्लास में, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट करता हूं बार बार आपसे कि आप पिछले क्लास जरूर देख के आइएगा आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या बात किया सर कि भारत का संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा की जानकारी होना चाहिए, उसी को लोग बोलते हैं देशीकरण से नागरिकता, उसी को मिलेगा। पांचवा क्या होता है, विलय से नागरिकता। विलय की नागरिकता करने का मतलब क्या हो गया कि वह क्षेत्र पहले अलग था, लेकिन बाद में वहां कुछ क्षेत्र जब भारत में आ गया तो वहां के लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसी को लोग बोलते हैं विलय से नागरिकता। याद रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, विलय से, इसको लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। मैं इसको ये करता हूँ, फिर मैं आगे एक और चीज दिखाता हूँ ना, मैं इसको हटाता आता हूँ सर। एक प्रश्न पूछता है आपसे, बताइए निलंबन कैसे, मैंने भारत के में जो है ना नागरिकता से निलंबन के कितने तरीके हैं, मतलब नागरिकता से हटाने का कितना तरीका है भारत सरकार के पास, तो 3 तरीका है, समझ लिख देता हूं। नागरिकता के निलंबन, नागरिकता के निलंबन, नागरिकता के निलंबन के कितने तरीके हैं, तो बताइएगा कि 3 तरीके हैं सर, 3 तरीके हैं हमारा, ठीक है। पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, सर हम लोग उसकी बातें कर लेते हैं, ठीक है। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। हमारा पहला है हमारा परित्याग करना। पहला क्या है हमारा, परित्याग। परित्याग के मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए हमने खुद से, मान लीजिए मैं गया था अमेरिका घूमने, अमेरिका देश मुझे पसंद आ गया, तो मैंने ऑलरेडी अमेरिका की नागरिकता ले लिया और खुद से भारत की नागरिकता को छोड़ दिया, उसी को बोलते हैं परित्याग, मैंने खुद से छोड़ देना भारत की नागरिकता को। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा, ठीक है, सरकार के द्वारा वंचित करना, सरकार के द्वारा वंचित करना। मतलब अगर मान लीजिए आप कोई भी ऐसी गतिविधि में शामिल है जो देश के खिलाफ है, तो भारत सरकार आपको नागरिकता से रद्द कर देगी, आपको रद्द कर देगी सर हमारा, ठीक है। तो हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, सरकार के द्वारा निलंबन अच्छा रहेगा, सरकार के द्वारा निलंबन, वो भी ठीक था, लेकिन ये लैंग्वेज अच्छा होगा सर। मतलब सरकार, भारत सरकार आपको निलंबित कर सकती है, ये बात हो गया हमारा, ठीक है। कब करेगी, जब आप पर देशद्रोह का आरोप लगेगा, जब आप आतंकवादी गतिविधि में शामिल होंगे, तो भारत सरकार आपको नागरिकता से रद्द कर सकती है, हटा सकती है हमारा। तीसरा क्या हो गया हमारा सर, तीसरा हो गया हमारा, ठीक है, हमको वंचित कर दिया जाएगा, नागरिकता से हमको वंचित कर दिया जाएगा, हमको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, नागरिकता से वंचित, नागरिकता से वंचित करना, नागरिकता से वंचित करना। ये कब किया जाएगा, जब आप पागल हो जाइएगा, जब आप दिवालिया हो जाइएगा, ठीक है, तो भारत सरकार आपको नागरिकता से रद्द वंचित कर सकती है हमको, ठीक है सर। तो नागरिकता के निलंबन के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला कौन था, परित्याग, खुद से हम लोगों ने छोड़ा। दूसरा क्या था, सरकार के द्वारा निलंबन, भारत सरकार आपको हटा सकती है कब, जब आप आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे। तीसरा क्या था हमारा, नागरिकता से वंचित करना, मतलब आप जो पागल हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, तो भारत सरकार आपको नागरिकता से हटा सकती है हमको। तो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे, एक बुक का नाम था अग्रवाल एग्जाम कार्ड, ठीक है, मैंने शुरुआत में भी दिखाया था आपको, जो लोग लेट से जुड़े होंगे वो देख लीजिएगा। एग्जाम कार्ड ये स्ट्रैटेजी के लिए अच्छा बुक है, ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसको परचेज करने का तरीका ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आराम से वहां पे जाइएगा और वहां पे आपको ऑफर भी मिल जाएगा इस बुक का, ठीक है। अच्छी बुक है, देख लीजिएगा, खरीद लीजिएगा सर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको आज पढ़ाया भाग 1 भाग 2, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, भारत माता की जय।